हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। तो आज की टॉपिक है ओड टू अ वेस्ट विंड, जो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। और एक आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोयम है आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो पोएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले आपको कराऊंगी उससे सारे क्वेश्चंस, और जो हमें थोड़ा कम इम्पोर्टेंट लगेंगे वो हम लास्ट में जाते जाते उसको कवर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द सिम्बोलिज्म ऑफ द वेस्ट विंड इन ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीवी शैली। जैसा कि आप जानते हैं कि ओड टू द वेस्ट विंड आपका पीवी शैली के द्वारा लिखा गया एक बहुत ज़्यादा फेमस ओड है, और एक पोयम है जो कि ओड के फॉर्म में है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें आपको बताना है कि जो पोएट ने इसमें कई चीज़ों को लेके जो सिम्बोलिज्म क्रिएट किया है, मतलब रेफरेंस दिया है, वो यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने बताया है, वही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि किस किस सिंबल का किस किस प्रतीक के रूप में उन्होंने माना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर है कि इन ओड टू अ वेस्ट विंड, द वेस्ट विंड इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ नेचर फोर्स, चेंज एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। तो यहाँ पे पोएट एक्सप्रेस करते हैं कि जो हमारा वेस्ट विंड है इसको एक पावरफुल सिंबल के रूप में माना गया है। किसके सिंबल के रूप में? तो जो नेचर का फोर्स है, जो नेचर चेंज होता है, और जो एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल है, उसका एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सिंबल माना गया है वेस्ट विंड को। क्योंकि आपने जब पोएम पढ़ा होगा आप जानते होंगे कि जो पीवी शैली हैं उन्होंने यहाँ पे कई सारी चीज़ों की तुलना एक दूसरे से की हुई है। तो देखिए, शैली प्रेजेंट द विंड एज बोथ अ डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर। जो शैली है वो प्रेजेंट करते हैं जो हमारा विंड है उसे दोनों तरीके से ये करते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। कैसे है ये हम आगे पोएम में देखते हैं और यहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे। इन द फर्स्ट सेक्शन द पोएम In the first section, the poem, the wind drives away the death leaves of the autumn। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो विंड है वो क्या करती है, जो जब हमारा पतझड़ या ऑटम का टाइम चलता है उस समय जो पत्तियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, वो नीचे झड़ जाती हैं। तो यहाँ विंड क्या करता है, एक तरीके से डिस्ट्रॉयड का काम करता है। फिर सिम्बोलाइजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एज, और इसी को एक सिंबल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि ओल्ड एज डिकेड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड नेचर। कि जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड एज में जाता है वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दूर होता जाता है, कटता जाता है, और नेचर से वो अलग होता जाता है, तब उसकी वैल्यू नहीं रहती उस सोसाइटी में। जैसे कि पत्ते सूखने के बाद, टूटने के बाद वो झड़ जाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि एक ओल्ड एज के बाद यहाँ पे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सोसाइटी और नेचर से बहुत दूर हो जाता है। ये यहाँ पे सिंबल के रूप में दिखाया गया है। फिर एट द सेम टाइम, उसी टाइम, it scattered seeds that winds lie dormant during winter and grow in spring। फिर उसी टाइम क्या होता है, एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपके सीड्स होते हैं वो फैल जाते हैं पृथ्वी पे, और और फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, विंटर से स्प्रिंग की तरफ जाते जाते वो फिर ग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रिजर्वर के रूप में दिखाया गया है। पत्तियों का झड़ना एक डिस्ट्रॉयड है, जो भी वो भी विंड के द्वारा होता है, क्योंकि हवा चलती है और पेड़ से पत्तियां झाड़ती है तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे ही जो बीज होते हैं उसके, वो हवा के द्वारा पूरे उसमें फैल जाते हैं पृथ्वी पे, और वही क्या होते हैं, स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं। तो यहाँ प्रिजर्वर के रूप में भी दिखाया गया है। दस द विंड प्रेजेंट द साइकिल ऑफ डेथ एंड लाइफ। इस तरीके से जो विंड है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो एक सिंबल के रूप में है। किसके सिंबल के रूप में? डेथ और रिबर्थ के सिंबल के रूप में यहाँ सिंबोलिज्म किया गया है।
कि वो कैसे एक सर्कल चलता है कि कैसे पत्तियों का डेथ होता है, फिर सीड पृथ्वी में जाते हैं और फिर वो रिबर्थ करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन होता है। एक ओल्ड एज के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर नया जीवन होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एक चीज़ों का सिंबल देके यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बताया गया है, जो पोएट एक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। सैली ऑल्सो पोर्ट्रेड द वेस्ट विंड एज अ माइटी फोर्स दैट कंट्रोल द स्काई एंड द सी। वो वेस्ट विंड को एक और दूसरे तरीके से फोर्स के रूप में दिखाते हैं कि वो कैसे स्काई और सी को कंट्रोल करता है। जैसे द क्लाउड एंड द क्लाउड्स आर डिस्क्राइब्ड एज लूज क्लाउड लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स। यहाँ पे क्लाउड को डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव। जैसे कि अर्थ क्या होता है, लीव्स को डिकेइंग करता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्लाउड जो होता है वो लूज होता है और एक तरीके से खो जाता है। एंड द विंड, और जो हवा होती है, सेव द वेव्स ऑफ द ओशन, और वो क्या करती है, विंड होती है जो ओशन के वेव्स को एक शेप में ढालती है। दो दीज इमेज, इस तरीके से जो ये इमेज क्रिएट हो रहा है, द पोएट हाईलाइट्स द इमेंस पावर ऑफ नेचर। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या मतलब है कि पोएट हाईलाइट करते हैं कि नेचर के अंदर कितनी पावर है। आपका जो क्लाउड हो गया, स्काई हो गया, ओशन हो गया, ये सब नेचर के अंदर आते हैं कि एक इमेंस पावर होती है हमारे नेचर के अंदर। फिर हम थर्ड पैराग्राफ पे अपने आते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली सैली विशेस टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द वेस्ट विंड। यहाँ पे जो सैली है वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं वेस्ट विंड के साथ कि ही प्रेज टू द वेस्ट विंड, वो वेस्ट विंड से प्रार्थना कर रहे हैं टू लिफ्ट हिम, कि उसे उठाए, एज अ वेव, एक लहर की तरह, एक लीव पत्तियों की तरह, और एक क्लाउड की तरह। वो वेस्ट विंड से प्रे कर रहे हैं कि वो एक वेव की तरह उठना चाहते हैं, लीव्स की तरह बनना चाहते हैं और क्लाउड की तरह स्काई में रहना चाहते हैं। द पोएट फील्स वीक एंड ऑप्रेस्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। जो पोएट हैं वो अब खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुके हैं और सोसाइटी से धीरे धीरे वो कटते जा रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लोग उन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद में ऑब्सेस्ड और वीक फील करते हैं, इसलिए वो वेस्ट विंड से प्रे करते हैं। देयरफॉर ही आस्क वेस्ट विंड टू मेक हिम इंस्ट्रूमेंट। वो फिर दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि वेस्ट विंड से बोलते हैं कि हिम इट्स इंस्ट्रूमेंट सो दैट हीज आइडियाज एंड रिवोल्यूशनरी थॉट कैन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक स्कैटर्ड लीफ। कि विंड तुम मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना दो ताकि मेरे जो आइडिया हैं और जो उनकी क्रांतिकारी सोच है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए, जैसे कि पत्तियां स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। उस तरीके से उनकी जो थॉट और रिवोल्यूशनरी थॉट है कि ओल्ड एज में लोगों को वैल्यू नहीं की जाती और हम नेचर से अलग होते जाते हैं, इस तरीके की जो उनके थॉट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएं। तो यहाँ आपने फिर इन द फाइनल लाइंस, अब हम लास्ट उस पे लाइन पे आते हैं। सैली एक्सप्रेस होप एंड ऑप्टिमिज्म दो द फेमस आइडिया एंड आफ्टर थ्रू द फेमस आइडिया एंड आफ्टर विंटर कम स्प्रिंग। फिर लास्ट लाइन आते आते जो सैली है वो होप और ऑप्टिमिज्म मतलब एक आशा को प्रकट करते हैं कि आफ्टर विंटर के बाद क्या होती है, स्प्रिंग आती है। दिस सिंबोलिज्म फेथ in the future and the belief that after suffering and darkness renewal and hope will surely comes।
वो दिखाते हैं कि पतझड़ होता है, फिर मौसम चेंज होते हैं, उसके बाद स्प्रिंग आता है, मतलब एक अच्छा मौसम आता है। इस तरीके से फ्यूचर हमें एक बिलीव रखना चाहिए कि हम जो सफ़र कर रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या डार्कनेस जो हमारे लाइफ में, वो एक ना एक दिन ख़त्म होगी और हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और एक तरीके से होप आगे हमारे साथ आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीवी सैली हैं, उन्होंने अपना भी यहाँ पे रेफ़रेंस देते हुए कई सारी चीज़ों को सिम्बोलिज़्म किया है यहाँ पे। जैसे आपका जो पत्तियों को उन्होंने अपने लाइफ से माना है रिलेट, डेथ और सर्कल से माना है और उन्होंने खुद को वो किया है कि उन्हें पत्तियों की तरह, क्लाउड की तरह और वेव की तरह वेस्ट विंड उठाए। तो यही यहाँ पे आपको सिम्बोलिस्ट के रूप में दिखाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक तरीके से ये आपके समरी का भी काम करेगी अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि ये आपका 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। पर डे आपकी क्लासेस रहेंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लासेस समझ में आती हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहें। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।